जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? कैसा हुआ आपका GTS 5? उम्मीद करूं सब अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम आपके GTS 5 जो कि 6 लेसन द्वितीयक क्रियाओं का था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब आप अपना टेस्ट रजिस्टर ओपन कर लीजिए और अब आप मूल्यांकनकर्ता की भूमिका में हो, यानी एक टीचर की भूमिका में हो। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है और जांचते जाइए और लास्ट में टोटल करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए नंबर है वो शेयर करने हैं। अगले टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अभी अपनी जो फर्स्ट बुक चल रही थी उसके 6 चैप्टर का अपनों टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। मैं चाहता हूं सिलेबस बैलेंस हो, इसलिए अब हम अपनी जो सेकंड बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसके टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे। अर्थात अगला जो GTS 6 आएगा वो आपकी सेकंड बुक जिसमें भारत की जनसंख्या, उसके वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन की जो बातें हैं उन पर आधारित, यानी सेकंड बुक के फर्स्ट लेसन का टेस्ट है वो अगले GTS के अंदर होगा। अब आप कहीं अब फिर आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, सर आपने आगे के चैप्टर के टेस्ट नहीं लिए। सब कुछ होगा, आप धैर्य बनाए रखें। हमें दोनों बुक के सिलेबस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं आप सब इतने अब +2 के हो गए, इतनी बातें अच्छे से समझते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है, सीरियस है वो तो टेस्ट दे रहे हैं, अपना मूल्यांकन कर रहे हैं और अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का अभी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे भी बहुत से हैं, उन बच्चों को एक सलाह जरूर दूंगा, अगर वो सुनना चाहें आप कम से कम वीडियो ही सुन लिया करो। प्रश्न और उत्तर का ये जो वीडियो है यही सुन लिया करो। क्या पता किस दिन आपके अंदर से आवाज आ जाए पढ़ने की और आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो ये सुनी हुई बात भी वहां आपके काम आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझेंगे। बाकी अगर नहीं भी करें तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो आ ही रहा है, तभी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जब आपको जरूरत पड़े तब आप जरूर इसके बारे में विचार है वो कीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता है। तीनों ही विशेषताएं है उसकी, तो इसलिए इसका सही आंसर पहले का 4 नंबर उपरोक्त सभी, जिसमें कौशल का विशिष्टीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार और यंत्रीकरण, ये सारी इस आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं हैं। तो पहले का सही उत्तर 4 है, अंक दीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, बाजार तक अभिगम्यता, अभिगम्यता मतलब पहुंच, बाजार तक पहुंच, कच्चे माल की प्राप्ति तक पहुंच, शक्ति के साधनों तक पहुंच, उपरोक्त सभी। तो दूसरे का भी 4 नंबर उपरोक्त सभी, ये सभी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है ये। देखिएगा, दुनिया के अंदर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चल रही है। एक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को प्राथमिकता दी जाती है, भी देश का विकास है वो निजी हाथों में सौंप दिया जाता है। एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सारा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट की ही देश के विकास को लेकर सारी जिम्मेदारी रहती है, और समाजवादी है वो निजीकरण के विरोधी होते हैं। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो अपने देश की है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिला जुला रूप है। कुछ सेक्टर में प्राइवेट आदमी भी देश के विकास में योगदान दे रहे हैं और कहीं पर सरकार और कहीं पर दोनों, कुछ सेक्टर में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो प्रश्न बहुत प्यारा है, समझने की जरूरत है, न कि सीधा उत्तर रटने की। क्या निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व, यानी कोई चीज बनाने का अधिकार है, वो व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी, यानी प्राइवेट। तो इसमें पूंजीवाद, मिश्रित और समाजवाद 3 ऑप्शन है मेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्राइवेट सेक्टर की बात, निजी बात किस में आती है? पूंजीवाद में आती है। और अगर यही प्रश्न ऐसे आ जाए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व है वो सार्वजनिक होता है, तब उत्तर समाजवाद हो जाएगा। और निजी और जो सरकारी है दोनों की बात आ जाए तो मिश्रित। तो यहां व्यक्तिगत की बात है, इसलिए तीसरे का सही आंसर 1 होगा। प्रश्न की भाषाओं को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तीसरे का 1।
चौथा है कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का, तो वो कौन सा है? आधारभूत उद्योग, मूलभूत उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो चौथे का सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन। पांचवा है रूहर या रूर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो यह है जर्मनी में। पांचवें का सही आंसर 2 नंबर ऑप्शन। छठा है जंग का कटोरे के नाम से जाना जाता है, तो वो है अमेरिका का पिट्सबर्ग, अमेरिका का। छठे में 1 नंबर पिट्सबर्ग। सातवां का जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितने प्रतिशत रूहर से प्राप्त होता है? तो लगभग वो आप अच्छे से पता ही है 80% के आसपास है। तो सातवें का सही आंसर 3 नंबर हुआ। आठवां है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में उद्योग का सकेंद्रण अधिक है, यानी वहां पर अधिक उद्योग के केंद्रित है, क्योंकि वहां पर देखिए पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग की बात है कि वहीं पर ज्यादा उद्योग क्यों है, क्या रीजन है? 4 है पर्याप्त कच्चा माल, श्रमिक की पर्याप्त आपूर्ति, ऊर्जा के संसाधन, परिवहन और संचार तंत्र विकसित। तो इसका प्रमुख कारण है परिवहन संचार तंत्र है वो वहां का विकसित है। तो 8वें का सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन। 9वां है कि निम्न में से कौन सा एक कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है? कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई है उद्योगों की। कुटीर उद्योग फर्नीचर, डेयरी, हाथी दांत ये बड़े हो गए। सोने चांदी के आभूषण, जो सुनार, ये जो काम करता है, घर पे ही तो काम होते हैं, मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग की श्रेणी में है नंबर 1 ऑप्शन 9वें का, सोने चांदी के आभूषण बनाने का जो कार्य है। 10वां है कि ग्रेट ब्रिटेन में स्थित बर्मिंघम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट ब्रिटेन बर्मिंघम है वहां का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 10वें का सही आंसर 2 लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन, समझ भी गए होंगे। अब आगे एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं छोटे छोटे प्रश्न तैयार कर लीजिए, बड़े तो झक मार के याद हो जाएंगे, वही बातें तो उसमें लिखनी होती है। और बच्चे अक्सर क्या समझते रहते हैं भी बस सर बड़े बड़े बता दो, बोर्ड में कौन से आएंगे, बस वो घोट लेते हैं। जो बच्चे लगातार मेरे से जुड़े हैं उनको पता है मेरा उद्देश्य सिर्फ +2 नहीं है। मैं चाहता हूँ आपके सपने सच हो। आपने जो बड़े बड़े जॉब के सपने देखे हैं ना, वो सच हो, उसके लिए मेहनत करनी है। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, अरे इंपॉर्टेंट तो कर ही लेंगे, मार्च में एग्ज़ाम है, उससे पहले करना क्या है, पूरे साल इंपॉर्टेंट ही तो पढ़ने हैं। अभी तो कम से कम सिलेबस को अच्छे से समझ लें। हमारे टाइम में तो इतना गवर्नमेंट जॉब का और ये होता भी नहीं था, सिर्फ ये था पढ़ लो आगे बढ़ लो, पढ़ लो आगे बढ़ जाओ। लेकिन अब आप देख रहे हो चारों तरफ गवर्नमेंट जॉब की मारा मारी है, हर कोई जॉब लगना चाहता है। कितने लकी हो आप उस दौर में हो जहां चारों ओर राजकीय सेवा के लिए बच्चे प्रयासरत हैं। तो अपने आप ही एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि हम मध्यम परिवार के हैं या निम्न परिवार श्रेणी के हैं, हमें आर्थिक संबल के लिए हमें जॉब चाहिए भाई। अच्छा जॉब चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का। और हम ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए कैसे ही। पुराने टाइम में लोग तो सरकार के नौकर नहीं रहते थे, और आज वही सरकार के नौकर लगने के लिए हम कितनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रीट का पेपर होना है, हर बुजुर्ग अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जानता है राजस्थान में रीट क्या तगड़ी चीज़ है। क्या पता इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जितना उसका डर खौफ पैदा कर दिया जाता है बच्चों के अंदर। बस यही चीज़ है, किताबों से दोस्ती कीजिएगा, जीवन आपका संवर जाएगा। इम्पोर्टेंट तो पूरे साल मैं कह रहा हूँ पढ़ेंगे ही, याद हो ही जाएंगे। फिर भी आपको जैसा उचित लगे, मेरा काम एज ए टीचर आपको सलाह देना है। अगर 1-2 बच्चों के भी ये बात समझ में आ गई तब भी मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि एक के समझ में आ गई तो हम 2 हो जाएंगे, फिर हम एक और समझा लेंगे, फिर हम 4 हो जाएंगे, फिर हम एक को समझाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे। चेन कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना। चलिए 11वां प्रश्न है, द्वितीय गतिविधियों का क्या महत्व है? द्वितीय गतिविधियों का महत्व है भी प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि जो सीधा खेतों से प्राप्त माल होता है उसका थोड़ा चेंज करके बाजार में बेचते हैं, क्योंकि सारे विनिर्माण वाली बातें आ जाती है। तो द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, ये इसका सही आंसर है। 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए।
अगला प्रश्न है कि कच्चे माल के निकट स्थापित होने वाले 2 उद्योगों के नाम बताइए। तो कच्चा माल अगर भारी है तो उसके आसपास ही उद्योग लगाए जाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग लिख सकते हो, चीनी उद्योग लिख सकते हो, सीमेंट उद्योग लिख सकते हो। इनमें से कोई भी 2 उद्योग है आप लिख सकते हो। आधे आधे नंबर के हिसाब से नंबर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। देखिएगा, जिस बच्चे ने गौर किया और जिसका चौथा प्रश्न तो सही हो और जिस बच्चे को 13वां प्रश्न नहीं आ रहा हो तो बड़ी विडंबना है, क्योंकि चौथे का जो प्रश्न है वो 13वें का आंसर है। तो लौह इस्पात उद्योग को का जो उत्पाद है वो अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यानी लौह इस्पात उद्योग है, इससे प्राप्त जो उत्पाद है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। ये बात अगर आपने लिखी है तो 1 नंबर दीजिएगा। 14वां प्रश्न है लौह इस्पात उद्योग के किन्हीं 2 कच्चे माल के, तो इसके प्रमुख हैं लौह ऐशक, चूना पत्थर और मैग्नीज। इनमें से कोई 2 आपको यहां पर लिखने हैं। लौह ऐशक लिखें, चूना पत्थर या मैग्नीज में, 14वें का। 15वां प्रश्न है कि वस्तु निर्माण उद्योग में शामिल श्रेणियों को क्या कहा जाता है। वस्तु निर्माण यानी विनिर्माण है, तो ये अपनी द्वितीय गतिविधियां होती है और इनको कहा जाता है नीला कोलर श्रमिक या नीले कोलर श्रमिक। तो वस्तु निर्माण उद्योग में शामिल श्रमिकों को नीला या नीले कोलर श्रमिक है वो कहा जाता है। आपको पता है प्राथमिक वालों को लाल कोलर कहा जाता है और सेकेंडरी जो गतिविधियां करते हैं उनको नीले कोलर श्रमिक कहा जाता है। 16वां देखिए कि किन्हीं 2 द्वितीय क्रियाओं के नाम बतानी है, तो कोई लिख दीजिए। विनिर्माण उद्योग लिख दीजिए, प्रसंस्करण उद्योग लिख दीजिए, निर्माण उद्योग लिख दीजिए, या और ये इनमें इन तीनों में से कोई 2 लिख सकते हो। और फिर भी कोई समस्या आए तो किसी भी 2 उद्योगों के नाम लिख देना। लौह इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, तो कोई भी 2 उद्योगों के नाम लिख दोगे वो भी सही है। पहले आप इनमें से कोई लिखने की कोशिश करें और ये नहीं आए तो किन्हीं भी 2 उद्योगों के नाम लिख दीजिए, क्योंकि वो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं सारी, इसी के अंदर आती है विनिर्माण और निर्माण। उसके बाद 17वां प्रश्न है कि सामान्यतः कौन से उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। फुट लूज जो इंडस्ट्री है यानी स्वच्छंद उद्योग है वो सामान्यतः, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाली जो चीजें उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो इसके अंतर्गत आती है। 18वां है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रमुख वर्ग। स्वामित्व के आधार पर 3 वर्ग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र याद आ रहा होगा, एक प्रश्न समझाया था पीछे, व्यक्तिगत वाला पूंजीवाद। सार्वजनिक क्षेत्र यानी समाजवादी वाले, निजी क्षेत्र जो पूंजीवादी विचारधारा वाले, संयुक्त क्षेत्र जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले। उनको ऐसे भी समझ सकते। उत्तर तो इसका यही रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। वो मैं अर्थव्यवस्था के आधार पर बता रहा था आपको भी। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जहां सरकार ज्यादा काम करती है वो हो गया समाजवादी विचारधारा। तो यहाँ 3 क्षेत्र है, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र। ये तीनों नाम लिखने हैं 1 नंबर में। 19वां, अगर आपको एक प्रश्न मैं बताना ही भूल गया, फिर आप कहोगे सर मेरा तो 2 ही सही है, 1 गलत है, क्या करूं। अरे भाई काट ले अपने हिसाब से नंबर, कोई बात नहीं, 1/4 काट ले, 1/2 काट ले, क्यों टेंशन ले रहा है, अपना मूल्यांकन कर रहे हैं भाई। 19वां, उत्पाद आधारित उद्योगों के वर्गों के नाम बताइए। तो 2 हैं, एक आधारभूत उद्योग और दूसरा गैर आधारभूत उद्योग। आप ये दोनों नाम लिखें, चाहे आप लिखें भी मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान, भी आधारभूत लिखो चाहे मूलभूत लिखो, गैर आधारभूत लिखो और चाहे उपभोक्ता सामान लिखो, आपकी मर्जी है। इन दोनों को लिखना है चाहे इन दोनों को लिखना है। तो 19वां, उत्पाद आधारित 2 वर्ग हैं, आधारभूत और गैर आधारभूत। गैर आधारभूत उद्योग जैसे हमने किसका पढ़ा, लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरों के लिए कच्चे माल के रूप में काम में आता है। तो ये अच्छे से आप 19वें के इन दोनों में से आधारभूत गैर आधारभूत, ये मत कर देना भी एक हमने सर आधारभूत लिख दिया दूसरा मूलभूत लिख दिया, ये तो एक ही बात होती है। फिर कहते हो सर 2 ही तो लिखने थे, कोई लिख दे, ऐसी बात नहीं है। आधारभूत और गैर आधारभूत लिखो, चाहे मूलभूत और उपभोक्ता सामान लिखो, चाहे आधारभूत और उपभोक्ता सामान लिखो, ठीक है। इनमें से 2, ये 2 ही लिखने हैं। 20वां है कि धुएं की चिमनी वाले उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए। ले अभी धुएं की चिमनी, इसका मतलब ढूंढ निकलते हैं जहां धुआं खूब आता है,
तो इसका मतलब वो कोयले की खानों के पास ही होंगे। धुएं पिघलाने वाले उद्योग ये लिख सकते हो, भारी इंजीनियरिंग उद्योग ये लिख सकते हो, रसायन निर्माण उद्योग ये लिख सकते हो, वस्त्र निर्माण उद्योग ये लिख सकते हो। इन चारों में से कोई दो नाम है आप इसके अंदर लिख सकते हो भी धुएं की चिमनी वाले उद्योग, क्योंकि धुआं निकलता है, पोल्यूशन फैलाते हैं। धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, इन चारों में से कोई दो है वो आप कर सकते हो, लिख सकते हो, आधा प्लस आधा। तो ये थे आपके 20 प्रश्न। सिर्फ प्रश्न 20 ही नहीं, 20 से जुड़े हुए और इनसे कई चीजें हमें समझने को मिलती है अगर हम थोड़ा सा गौर करें। और इतना अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकालने कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है उसको सुन ले, कुछ दिमाग में आ जाए और कुछ आगे काम आ जाए, क्योंकि जो चीज़ अंदर जाएगी वो कहीं ख़त्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कभी न कभी काम जरूर आती है। तो उम्मीद करता हूं आपका रिजल्ट अच्छा चल रहा होगा। बस बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके परिणाम का। आप जल्द ही कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कूल का नाम और नंबर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलिएगा, अगले टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। कल फिर ज्योग्राफी की क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।